I'm Sandeepa. Welcome back to my channel Econs on Earth. In this video, I'm going to talk about the latest GST Council meeting which was held on 17th of December 2022. It was an online conference and the chairperson of this meeting was our finance minister, who is Nirmala Sitharaman. Okay, so I will keep the language bilingual or mostly Hindi. Okay, so before going into detail or the outcomes of this meeting, we will see a brief introduction of GST. तो GST के बारे में हम एक संक्षिप्त परिचय यहाँ पर लेते हैं. ठीक है, तो GST या जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल जो है आपका, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. ठीक है, एक संवैधानिक इकाई है जो कि आर्टिकल 279A(1) के अंतर्गत इसका गठन हुआ था. ठीक है, इसे हेड कौन करता है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जो कि निर्मला सीतारमण जी हैं अभी, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस. ये आप देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने इसे रेड कलर में कर रखा है. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस. ठीक है, एंड द फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ or any other ministers appointed from the state governments as members. इसका एक एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी भी होता है इस जीएसटी काउंसिल का, जो कि आपका यूनियन रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है. ठीक है, तो इस समय संजय मल्होत्रा, श्री, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, श्री संजय मल्होत्रा ये अभी एक्स ऑफिशियो सेक्रेटरी ऑफ जीएसटी काउंसिल ये कार्य कर रहे हैं. और इसका जो कार्यालय है, सचिवालय है, वो न्यू दिल्ली में है. सेक्रेटरीट ऑफिस इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली. नाउ अब हम चलते हैं कि क्या मेजर डिसीजंस लिए गए इस जीएसटी काउंसिल में. ठीक है, 48 मीटिंग है ये, आपका 48वां ये मीटिंग है, 48वीं मीटिंग है ये जीएसटी काउंसिल की. ठीक है, इसके बाद हमारा जो सबसे पहला यहाँ पर हेडिंग जिसे हम कह ले, टैक्स रेट दिया हुआ है. ठीक, तो इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर वैसे तो किसी भी वस्तु का टैक्स नहीं बढ़ाया गया है इस मीटिंग में, बल्कि दो या कुछ ऐसे हैं जिस पे इसे कम किया गया है. जैसे कि हस्क ऑफ पल्सेस, हस्क मीन्स भूसा, छिलका. ठीक है, दालें हैं, उसके छिलके को भी इस्तेमाल में लाया जाता है विभिन्न प्रयोगों के लिए. तो जो 5% था वो अब 0 कर दिया गया है, नील कर दिया गया है. और जबकि जो एथिल अल्कोहल है, इसकी जो सप्लाई है होती है पेट्रोल या मोटर स्पिरिट के लिए, उसके साथ ब्लेंड करने के लिए, इसका जो टैक्स रेट वो 18% था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है. ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों ही, कि किन आइटम्स के जो टैक्स रेट्स है उसमें परिवर्तन किया गया है, बदलाव किया गया है, ये पूछा जा सकता है. तो इसे आप ध्यान में रखिएगा. इसके बाद जो देखने वाली चीज़ है, जो अगला पॉइंट है हमारा, कि ये यहाँ पे दिया हुआ है रब्स और रब सलावत इज़ क्लासिफाइड अंडर CTH 1702. ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से. तो ये विच अट्रैक्ट्स GST एट द रेट ऑफ 18%. हाँ, तो ये जो रब सलावत है, इसे 18% के GST
टैक्स रेट के अंतर्गत लाने की बात कही गई है या रिकमेंड किया गया। रब सलावत क्या है? ये जैसे कि गन्ने से जब शुगर उसका जो लिक्विड है वो एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद जो बचता है, उसका जो मोलेस बचता है, उससे पशुओं के चारे के इस्तेमाल के लिए उसे रखा जाता है या बेचा जाता है, तो उसकी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं, रब सलावत। ठीक है। देन फ्रायूम्स की बात आती है। फ्रायूम्स क्या होता है? जो आप होली पर बड़े चाव से खाते हैं, हम जिसको चकरी हम लोग बोलते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से उसे जाना जाता है, तो उसे भी कह रहे हैं कि उसे भी हम टैक्स स्लैब के अंतर्गत लाएंगे और उस पर 18% का टैक्स हमको लगाना है। ठीक है। उसके बाद बात आती है कार्स की, एसयूवी कार्स की। ठीक है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल्स, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ स्पोर्ट, वैसे बहुत लोग जानते ही होंगे, यूटिलिटी व्हीकल्स। ठीक है। तो एसयूवीज पर जो है टैक्स लगाने की बात करी जा रही है। टैक्स तो लगता ही है, लेकिन उसकी डेफिनेशंस यहाँ पर दी जा रही है कि क्या डेफिनेशन होगी एक एसयूवी कार की। बिकॉज इससे पहले क्या होता था कि जो डिफरेंट स्टेट है वो डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन देते थे कि व्हाट विल बी कैटेगराइज्ड एज एसयूवी कार। ठीक है। तो कॉम्पनसेशन सेस ऑफ 22% इज एप्लीकेबल टू मोटर व्हीकल्स फुलफिलिंग ऑल फोर कंडीशंस, नेमली इट इज popularly known as SUV, the engine capacity exceeding 1500 cc। ठीक है। इससे पहले क्या होता था, कुछ स्टेट्स कहते थे कि नहीं 17 सीसी से 1700 सीसी से अगर ऊपर होगा तो हम उसको एसयूवी मानेंगे। कुछ कहते थे कि नहीं 1400 के ऊपर ही अगर होता है तो हम उसको एसयूवी मान लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो क्लियर कर दी जा रही है कि 1500 सीसी से ऊपर अगर इंजन कैपेसिटी है उसकी, तो वो एसयूवी के अंतर्गत आएगा। लेंथ एक्सीडिंग 4000 मिलीमीटर, ये हो गया। एंड ग्राउंड क्लियरेंस ऑफ 170 मिलीमीटर और अबव। बिकॉज हम जानते हैं कि इंडिया में जो सड़कें हैं वो उसमें बहुत ज़्यादा कई जगहों पर अप्स एंड डाउन खड्डे देखने को मिलते हैं, तो ग्राउंड क्लियर इन कार्स का जो है वो 170 मिलीमीटर या उससे ऊपर अगर होता है तो एसयूवी के अंतर्गत आएगी। ठीक है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा, वो है आपका नो जीएसटी इज पेएबल वेयर द रेजिडेंशियल ड्वेलिंग इज रेंटेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन इफ इट इज रेंटेड इट in his or her personal capacity for use as his her ओन रेजिडेंस। ठीक है। तो अपने रहने के लिए अगर किसी ने रेंट लिया है तो उसको जीएसटी नहीं देना पड़ेगा, ना कि बिजनेस करने के लिए। ठीक है। अगर बिजनेस करने के लिए रेंट पर लिया है तो फिर डेफिनेटली उसको रेंट देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं देना पड़ेगा। इसके बाद है प्रमोशन ऑफ रुपे, पूरा पढ़ देती हूँ मैं, क्या है ये, 1 सेकेंड। Incentive paid to banks by central government under the scheme for promotion of RuPay debit cards and low value BHIM UPI transactions are in the nature of subsidy and thus not taxable। तो इन पेमेंट चैनल्स के थ्रू अगर हम पेमेंट करते हैं तो हमें जो है टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। उस पेमेंट या ट्रांजैक्शन के लिए। इसके बाद है आपका मेजर्स फॉर फैसिलिटेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें उसकी क्वालिटी को और इम्प्रूव करने के लिए क्या मेजर्स लिए गए हैं वो यहाँ पर है। डीक्रिमिनलाइजेशन अंडर जीएसटी। ठीक है। द काउंसिल हैज़ रिकमेंडेड टू, कुछ रिकमेंडेशंस यहाँ पे की गई हैं। रेज द मिनिमम थ्रेशोल्ड ऑफ टैक्स अमाउंट फॉर लॉन्चिंग प्रोसिक्यूशन अंडर जीएसटी फ्रॉम ₹1 करोड़ टू 2 करोड़ रुपीज़। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड लेवल जो पहले 1 करोड़ का था उसे अब 2 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है। किसी भी तरह के
जीएसटी प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट करने के लिए, उसे शुरू करने के लिए, एक्सेप्ट फॉर द ऑफेंस ऑफ द इशुएंस ऑफ इनवॉइसेस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। तो ये जो एग्जाम्शन है ये तभी आपको मिलेगा जब आपने कोई फेक इनवॉइस ना जनरेट किया हो, ठीक है। इसके बाद है डिक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंसेस। नेक्स्ट मैं करती हूँ यहाँ पे, डिक्रिमिनलाइज सर्टेन ऑफेंस स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज दिस। डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पहला है आपका ऑब्स्ट्रक्शन और प्रिवेंटिंग एनी ऑफिसर इन डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी। अगर आप किसी ऑफिसर को उसकी ड्यूटी से ड्यूटी करने से अगर आप रोकते हैं, तो डेलिबरेट टेम्परिंग ऑफ मटेरियल एविडेंस, आप अगर जानबूझकर किसी मटेरियल एविडेंस को आप उसको तोड़ मरोड़ करते हैं तो। और तीसरा है फेलियर टू सप्लाई द इंफॉर्मेशन, अगर आप सूचना देने में फेल होते हैं तो ये सारी चीज़ें पहले इसको क्रिमिनलाइज कैटेगरी में, क्रिमिनल कैटेगरी में रखा जाता था, जिसे अब हटा दिया गया है, डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर रिफंड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। There is no procedure for claim of refund of tax borne by the unregistered buyers in case where the contract agreement for supply of service like construction of flat and long-term insurance policy etc. is cancelled and the time period of issuance of the credit note by the concerned supply is over। तो ये अगर जो टाइम पीरियड है उस बॉन्ड का या फिर हम कह लें उस कॉन्ट्रैक्ट का, अगर वो ओवर हो गया है तो उसके बाद टैक्स वापस करने का कोई भी प्रोसीजर नहीं है उसे क्लेम करने का, ठीक है। तो ये बात बहुत ही क्लियरली यहाँ पर बता दी गई है। इसके बाद है आपका फैसिलिटेट ई कॉमर्स, यहाँ पर आइएगा पॉइंट 3। पॉइंट 2 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पॉइंट 3 है फैसिलिटेट ई कॉमर्स फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेज। GST Council in its 47th meeting had granted in principle approval for allowing unregistered suppliers and composition taxpayer to make intra-state supply of goods through e-commerce operation ECOS subject to certain condition। तो आप जानते हैं कि आपके देश में जो सूक्ष्म उद्योग है उसको मोटिवेट करने के लिए, उसकी क्वालिटी को और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे बढ़ाने के लिए तरह तरह के इंसेंटिव्स उसमें दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं द काउंसिल अप्रूव द अमेंडमेंट इन द जीएसटी एक्ट एंड जीएसटी रूल्स अलॉन्ग विथ इशुएंस ऑफ रिलेवेंट नोटिफिकेशन टू एनेबल द सेम। तो 47th मीटिंग में इसे रिकमेंड किया गया था, अप्रूवल दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर उसे इन अमेंडमेंट्स को इस काउंसिल की मीटिंग ने अप्रूव कर दिया है और उसे एनेबल करने के लिए नोटिफिकेशन या अपनी सहमति दे दी गई है, ठीक है। इसके बाद है, बाकी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं फर्दर कंसिडरिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ द रिक्विजिट फंक्शनैलिटी ऑन द पोर्टल एज वेल एज for providing sufficient time for preparedness by the ECOS, Council has recommended that the scheme may be implemented with effect of 1/10/2023, ठीक है। 1 अक्टूबर 2023 से ये शुरू होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं जिसमें है आपका मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग कंप्लायंसेस इन जीएसटी। तो यहाँ पर देखिए कि जो आधार ऑथेंटिकेशन यहाँ पर होता ही था आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के टाइम, बट अब इसे बायोमेट्रिक करने की बात कही जा रही है, क्योंकि इसके पहले क्या होता था कि किसी और के रजिस्ट्रेशन पर कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा होता था, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ प्रोवाइडिंग ऑल दी पेपर्स, ठीक है। तो इसमें अब अगर हम बायोमेट्रिक प्रोविज़न भी ला देंगे तो इस
ये जो फ्रॉड पहले होता था उसमें कमी लाई जा सकती है। ठीक है, तो इसे हम पायलट बेस पर गुजरात से शुरू करने की बात कही जा रही है। इस राज्य से शुरू पायलट बेस पे शुरू किया जाएगा, और अगर इसे हम अच्छे से सुचारू रूप से वहाँ पर कंडक्ट कर लेते हैं तो फिर इसे दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे प्रपोजल टू कंडक्ट पायलट in state of Gujarat for biometric based Aadhaar authentication and risk based physical verification of registration applications. Amendment in uh, rule 8 and rule 9 of ठीक है, इसे रहने देते हैं। देन जो 15वां पॉइंट है, पैन लिंक्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस टू बी कैप्चर्ड एंड रिकॉर्डेड इन फॉर्म जीएसटी registration 1 and OTP based verification to be conducted at the time of registration on such PAN linked mobile number। तो अब जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा किसी उद्यमी का, तो वो उसके पैन पर जाएगा सीधे। ठीक है, तो इससे किसी थर्ड पार्टी अगर उसमें इन्वॉल्व हो रही हो जैसे होती थी पहले, तो वो इससे नहीं हो पाएगी, या ओटीपी कहीं और चला जा रहा है तो वो भी नहीं होगा। आपका जो पैन है उससे जो आपने मोबाइल नंबर अटैच कराया होगा उससे उस पर ही आपका ओटीपी आएगा। ठीक है, तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक, तो ये यहाँ पर आपके जो सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ख़त्म होते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं जो यहाँ पर जाते जाते ध्यान देने लायक है, जिसमें ये देख लेते हैं। द काउंसिल डिसाइडेड टू कर्टेल इट्स मीटिंग आफ्टर सम स्टेट मिनिस्टर साइटेड अदर कमिटेड बिजनेस। तो कुछ जो राज्य के प्रतिनिधि थे उनके पास समय कम था, तो उन्होंने कहा कि इस मीटिंग को 1:30 बजे तक ख़त्म कर दीजिए। उन्हें कहीं और उनके ऑब्लिगेशन थे, कहीं और उन्हें जाना था, तो बहुत सारे एजेंडा थे वो डिस्कस नहीं हो पाए। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 15 में से सिर्फ 8 एजेंडा पर बातें हुई, डिसीजंस लिए गए, बाकी को अगली मीटिंग के लिए सेव करके रख लिया गया। ठीक है, इसके बाद जैसे कि कुछ जो इम्पोर्टेंट आपके इश्यूज थे जो जिन्हें डिस्कस नहीं किया गया, उसमें से है द सेटिंग अप ऑफ एपेलेट ट्रिब्यूनल्स फॉर जीएसटी, और इसके बाद टोबैको, नो डिसीजन वाज टेकन ऑन टैक्स ऑन टोबैको एंड गुटखा इन दिस जीएसटी मीटिंग। ठीक है, इसके अलावा सिमिलरली द जीएसटी ऑन ऑनलाइन गेमिंग एंड कैसीनोज वाज which was much expected across India was not discussed in this meeting। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से काफ़ी आपको जानकारी मिल गई होगी इस जीएसटी मीटिंग के बारे में। तो जीएसटी जाते जाते एक और चीज़ मैं बताने जा रही हूँ कि फ़िलहाल जीएसटी में 33 मेंबर्स कार्यरत हैं, जिसमें से 2 मेंबर वो यूनियन के हैं, और जो बाकी 31 है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से बिलोंग करते हैं। 31 आर फ्रॉम द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड 2 बिलोंग्स टू द यूनियन। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनके नाम मैं सरसरी निगाहों से आपको शेयर कर देती हूँ। इसे आप वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम निर्मला सीतारमण जी की बात करेंगे, जो अभी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है वो। उसके बाद जो दूसरा यूनियन मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, श्री पंकज चौधरी। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके यूनियन से जो बिलोंग करते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो बिलोंग करते हैं, 2। ठीक है, टोटल 33 हैं, जिसमें से 30 या यूँ कह लें 2 + 31। ठीक है, तो ये 2 हो गए। बाकी के 31 जो है वो कौन कौन से हैं? श्री बुग्गाना राजेंद्र नाथ फ्रॉम आंध्र प्रदेश, श्री चौना मेन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश,
अजंता नियोग फ्रॉम असम, श्री विजय कुमार चौधरी फ्रॉम बिहार, सिंह देव टी एस सिंह देव फ्रॉम छत्तीसगढ़, मनीष सिसोदिया हैं आपके दिल्ली से, ठीक है। फिर मोविन गौदिन्हो, ये हैं आपके गोवा से, कानू भाई देसाई हैं आपके गुजरात से, दुष्यंत चौटाला है हरियाणा से, इसके बाद जयराम ठाकुर हिमाचल प्रदेश, राजीव राय भटनागर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, रामेश्वर ओरांव फ्रॉम झारखंड, भासवराज बोम्मई फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है। के एन बालगोपाल फ्रॉम केरला, देन जगदीश देवड़ा फ्रॉम एमपी, देवेंद्र फडणवीस फ्रॉम महाराष्ट्र, सपन रंजन सिंह फ्रॉम मणिपुर, देन कोंकल संगमा फ्रॉम मेघालय, लाल चमलियाना फ्रॉम सॉरी आई शुड नॉट लाफ लाल चमलियाना फ्रॉम मिजोरम, मेत्सुबो जमीर फ्रॉम नागालैंड, निरंजन पुजारी फ्रॉम उड़ीसा, के लक्ष्मी नारायण फ्रॉम पुडुचेरी, हरपाल सिंह चीमा फ्रॉम पंजाब, शांति कुमार धारीवाल फ्रॉम राजस्थान, बेनू सिंह पंत फ्रॉम सिक्किम, दो तीन ही और है, चार पाँच, पलनीवेल थयागा राजन फ्रॉम तमिलनाडु, टी हरीश राव फ्रॉम तेलंगाना, जिष्णुदेव वर्मा फ्रॉम त्रिपुरा, सुरेश कुमार खन्ना फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये आप याद रख सकते हैं, इम्पॉर्टेंट, कि उत्तर प्रदेश से कौन है जीएसटी काउंसिल में, ठीक। तो सुरेश कुमार खन्ना, श्री प्रेमचंद अग्रवाल फ्रॉम उत्तराखंड और चंद्रिमा भट्टाचार्य फ्रॉम वेस्ट बंगाल, ठीक। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड और जीएसटी काउंसिल की 48वीं बैठक से रिलेटेड। उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल अगर अभी तक नहीं किया है। और दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।